Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the post operative complications. आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया है। हमने देखा है कि पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स। नेक्स्ट हमने देखा था फेजेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। उसके बाद हमने देखा प्री ऑपरेटिव फेज ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग। उसके प्री ऑपरेटिव फेज में हमने देखा था कंसर्न, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, सर्जिकल साइट। उसके बाद हमने देखा प्री ऑपरेटिव क्लाइंट टीचिंग, exercises in post operative period, psychological preparation of the client। नेक्स्ट देखा प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट कि कौन कौन से काम है जो नर्स ने किए हैं और कौन से जो है बाकी रह गए। नेक्स्ट हमने देखा मेडिकल कंडीशन अफेक्टिंग द क्लाइंट इन सर्जरी, मेडिकेशन अफेक्टिंग द क्लाइंट इन सर्जरी, इंट्रा ऑपरेटिव फेज देखा। उसके बाद हमने देखा गाइडलाइन टू एलिमिनेट द रॉन्ग साइट एंड रॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर को, रॉन्ग साइट और रॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर होने से कौन कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करके हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस यूनिट का। उसके बाद हमने देखा पोस्ट ऑपरेटिव फेज। पोस्ट ऑपरेटिव फेज में हमने देखा टाइप ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फेज। उसके बाद हमने देखा ऑब्जर्वेशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर कौन कौन से ऑब्जर्वेशन करने हैं। नेक्स्ट हमने देखा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो आज हम हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का शुरू कर रहे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। आइए स्टार्ट करते क्लास। फर्स्ट वन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन की पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो कोई सी भी सर्जरी हो, चाहे वो किसी बॉडी के किसी भी पार्ट की सर्जरी हो। फर्स्ट वन है निमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस। मोस्ट कॉमनली ये जो निमोनिया और एटिलेक्टेसिस है वो अपर एब्डोमेन और थोरेसिक सर्जरी के अंदर देखने को मिलता है। मतलब अगर हम शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में कहें तो थोरेसिक सर्जरी और एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर हमें पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को क्या मिल सकता है, निमोनिया और एटिलेक्टेसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया। हो सकता है कि पेशेंट के अंदर जो पेशेंट का जो आर्टीरियल ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाना, हाइपोक्सीमिया कहलाता है। नेक्स्ट वन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इमोबिलिटी की वजह से वेनस स्टेसिस होता है, वेनस स्टेसिस की वजह से क्या होगा, हो सकता है क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, वो क्लॉट है वो मूवेबल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। और वो हो आगे उसकी जो एडवांस स्टेज के अंदर अगर वो जा करके पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करके लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, ब्लड लंग्स के सर्कुलेटरी सिस्टम है, लंग्स के जो सर्कुलेशन है उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन है हेमरेज, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना। नेक्स्ट वन है हेमरेज, हेमरेज के बाद जो स्टेज आती है उसे बोलते हैं शॉक। नेक्स्ट वन है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन। नेक्स्ट वन है यूरिनरी रिटेंशन, ये एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है। नेक्स्ट वन है कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है पैरालाइटिक इलियस जो कि अपर एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वुंड इन्फेक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर इंट्राऑप केयर या स्टेरिलिटी कम मेंटेन की गई हो उस कंडीशन के अंदर वुंड इन्फेक्शन होने के चांसेज हैं। या फिर सर्जरी के बाद ड्रेसिंग के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग ड्रेसिंग असेप्टिक टेक्निक का मेंटेनेंस नहीं रह पाया उस कंडीशन के अंदर वुंड इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट वन है वुंड डिसेंशन। हो सकता है कि जो आपके स्टिचेस लगे हुए थे वो खुल जाएं किसी भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, किसी और रीजन की वजह से। उसके बाद है वुंड एविशरेशन। वुंड एविशरेशन का मतलब है जो स्टिचेस खुले हैं, जो सर्जिकल साइट थी या जो सर्जिकल इंसिजन था उससे किसी ऑर्गन का बाहर आ जाना क्या कहलाता है, वुंड एविशरेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन है, आइए अब हम इन सारे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन शुरू करते हैं न्यूमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस। न्यूमोनिया एंड एटिलेक्टेसिस, तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमोनिया। फर्स्ट वन देखते हैं न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है? न्यूमोनिया इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्विलाई ऑफ द लंग्स। ये लंग्स की एल्विलाई का क्या है, इन्फ्लेमेशन है, कॉज बाय द इन्फेक्शन प्रोसेस दैट में डेवलप 3 to 5 डे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। न्यूमोनिया क्या है, एल्विलाई का इन्फेक्शन है। लंग्स के अंदर जो एल्विलाइज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज का मेन फंक्शन होता है, वहाँ उन एल्विलाइज का क्या होता है, अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको बोलते हैं अपन निमोनिया बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमनली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर 3 to 5 डे आफ्टर ये हमें देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली ये क्या होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग की वजह से होता है। और पेशेंट अगर मान लीजिए पेशेंट अगर फियर है पेशेंट को कि वो अगर सांस लेगा, डीप ब्रीथिंग करेगा तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या होगा, पेन होगा। तो उस पेन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट क्या करते हैं, ब्रीथिंग है उसको सीज करके रखते हैं, ठीक है, धीरे ब्रीथ करते हैं, कम ब्रीथ करते हैं, उस कंडीशन के अंदर होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है इट अकर ड्यू टू द इन्फेक्शन। हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए। नेक्स्ट वन है एस्पिरेशन भी हो सकता है कि आपने कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट से उनका एस्पिरेशन हो गया हो। नेक्स्ट वन है इमोबिलिटी, और इमोबिलिटी की वजह से भी ये इन्फेक्शन होने के
चांसेज होते हैं। इमोबिलिटी में क्या होता है, जो म्यूकस है म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस कंटिन्यूसली म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, हम नॉर्मली क्या करते हैं उसको पफिंग के थ्रू उसको एक्सप्लीट आउट कर देते हैं, स्प्लिट आउट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है स्प्लिट आउट कर देते हैं। और अगर मान लीजिए आप डीप ब्रीथिंग और कपिंग नहीं कर पा रहे हो इन चीज़न की वजह से, आपको फियर है कि अगर आप डीप ब्रीथिंग और कपिंग करोगे तो क्या होगा, पेन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो म्यूकस है वो वहीं पे, म्यूकस के जो प्लग्स हैं वो वहीं पे इकट्ठा रहेंगे, और इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वहाँ पे कॉज हो सकता है। नेक्स्ट वन है एटिलैक्टेसिस। एटिलैक्टेसिस क्या है वो देखिए, इट इज़ द कोलैप्स ऑफ द एल्यूवेलाई। एटिलैक्टेसिस का मतलब है जो एल्यूवेलाई थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, उसे बोलते हैं एटिलैक्टेसिस। निमोनिया के अंदर क्या हुआ था, उस एल्यूवेलाई का क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रहा था इन्फेक्शन प्रोसेस की वजह से। मोस्ट कॉमनली निमोनिया हमें पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर 3 to 5 डे पे देखने को मिलता है। तो आइए अब नेक्स्ट टाइम है ना एटिलैक्टेसिस। और एटिलैक्टेसिस का मतलब क्या है, कोलैप्स ऑफ द एल्यूवेलाई। जो एल्यूवेलाई थी लंग्स की, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती हैं। और दूसरा उसको हम बोल सकते हैं एयरलेस स्टेट ऑफ द लंग्स। एयरलेस स्टेट का मतलब है कि अगर एल्यूवेलाई ट्यूब के अंदर हवा भरती है, वहीं पे जाकर के उसके एल्यूवेलाई के चारों तरफ क्या पाया जाता है, कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, गैस एक्सचेंज का काम होता है। वहाँ पे मेन फंक्शन होता है गैस एक्सचेंज का, कि एल्यूवेलाई के अंदर जो एल्यूवेलाई के चारों तरफ जो कैपिलरी क्लस्टर या कैपिलरी का जो नेटवर्क पाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एयर होती है। अब एल्यूवेलाई कोलैप्स हो गई, कोलैप्स हो गई तो क्या हो गया, एयर वहाँ से निकल चुकी है, एयर वहाँ से जा चुकी है, तो उसको बोलते हैं एयरलेस स्टेट ऑफ लंग्स। दैट में बी रिजल्ट ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और ये क्यों हुआ है, हो सकता है किसी वजह से एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज बाय सिक्रेशन। मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्शन था जो एल्यूवेलाई के अंदर, एटिलैक्टेसिस हुआ। एटिलैक्टेसिस का मतलब क्या था, एल्यूवेलाई कोलैप्स हो गई। एल्यूवेलाई कोलैप्स क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्या हुआ है, देखो सिक्रेशन, म्यूकस का कंटिन्यूसली प्रोडक्शन हो रहा है, म्यूकस ने क्या किया, एयरवे को नैरो कर दिया, धीरे धीरे बढ़ता गया वहाँ पे एयरवे, एयरवे वो क्या होता गया, नैरोइंग होती गई एयरवे की। ठीक है, इस वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे एटिलैक्टेसिस हो सकता है। नेक्स्ट वन है डिक्रीज ब्रीथिंग। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले इसी स्लाइड में आपको कि पेशेंट के अंदर अगर अपर एब्डोमिनल सर्जरी और थोरेसिक सर्जरी हो रखी है तो पेशेंट बहुत धीरे सांस लेते हैं, बहुत कम सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको ये फियर होता है, उनको ये डर होता है, उनको ये एंजाइटी होती है कि जब वो सांस लेंगे या डीप ब्रीथिंग या कपिंग करेंगे तो उनको क्या होगा, पेन होगा, इसलिए वो धीरे और डीप ब्रीथिंग कम करते हैं। नेक्स्ट वन है कपिंग आफ्टर द सर्जरी। ठीक है, डीप ब्रीथिंग और कपिंग नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर देते हैं, कम करते हैं, डीप ब्रीथिंग नहीं करते हैं और कपिंग नहीं करते हैं, तो उस वजह से क्या होने के चांसेस है, वहाँ पे जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा एयरवे को। एयरवे ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटिलैक्टेसिस। और उसी को बोलते हैं एयरलेस स्टेट ऑफ लंग्स। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एयरलेस स्टेट ऑफ लंग्स किस डिजीज को बोलते हैं तो तुम उसमें बताइएगा प्लीज एटिलैक्टेसिस। नेक्स्ट वन है असेसमेंट। इन केस जब मान लीजिए पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हमारे पास पेशेंट है, हमने ये देख लिया कि निमोनिया और एटिलैक्टेसिस होता है, लेकिन हम ये निमोनिया और एटिलैक्टेसिस को कैसे पहचानेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर ये हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट वन है असिस्ट द डिस्निया एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। पेशेंट के अंदर डिस्निया को असिस्ट करना है। डिस्निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और साथ के साथ हमें ये ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट क्या है। ठीक है, अगर डिस्निया होगा तो क्या होगा, अगर डिफिकल्टी होगी तो पेशेंट क्या कोशिश करेगा, जल्दी जल्दी तेज तेज सांस लेने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट वन है असिस्ट द क्रेकल्स इन्वॉल्व इन क्रेकल्स ओवर द लंग्स एरिया, कि क्रेकल्स हमें असिस्ट करने ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, निमोनिया के अंदर क्रेकल्स देखने के लिए मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली ये पॉइंट नोट कीजिएगा, इन केस ऑफ निमोनिया जो लंग साउंड हमें सुनाई देते हैं उनको बोलते हैं क्रेकल्स। ठीक है, क्रेकल्स देखने को मिलेंगे। क्रेकल्स में हमें देखना है, हमें लंग्स के हर लोब, हर एरिया पे हमें स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट करके देखना है कि क्रेकल्स किस एरिया में ज़्यादा है और किस एरिया में नहीं है। नेक्स्ट वन है असिस्ट द इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद हमें क्लाइंट का क्या करना है, टेम्परेचर लेना है, क्योंकि अगर ये जो न्यूमोनिया और एटिलैक्टेसिस दोनों इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, और इन्फेक्शन अगर होगा तो डेफिनेटली कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगी, और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन है असिस्ट फॉर प्रोडक्टिव कफ एंड चेस्ट पेन। जैसे इन्फ्लामेशन होगा तो पेन भी होना है, तो चेस्ट एल्यूवेलाइज है उनके अंदर पेन होगा, पेन होगा तो एल्यूवेलाइज होती कहाँ है, चेस्ट में होती है, लंग्स के अंदर होती है। लंग्स कहाँ होता है, ऐसे कैविटी में होते हैं, तो वहाँ पे पेन होगा, साथ के साथ प्रोडक्टिव कफ भी हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वन है निमोनिया। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं निमोनिया की कंडीशन, ये नॉर्मल एल्यूवेलाई है और ये निमोनिया होने के बाद जो एल्यूवेलाई थी। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, स्वेलिंग आ रखी है चारों तरफ से, वो इंक्रीज हो रखी है, इसकी जो साइज है वो। नेक्स्ट वन है दूसरी इमेज में जहाँ पे कर्सर है वहाँ देखिएगा, ये वाली एल्यूवेलाई क्या है, नॉर्मल है, जहाँ पे एल्यूवेलाई क्या है, फुली हुई है। ठीक है, हवा भरी हुई है इनके अंदर, नॉर्मल एल्यूवेलाइज है। लेकिन ये वाली एल्यूवेलाइज क्या होती है, एटिलैक्टेसिस की कंडीशन के अंदर एल्यूवेलाइज है वो कोलैप्स हो जाती है और ये कंडीशन हो जाती है एल्यूवेलाई की। आई होप इमेज
की वजह से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने असिस्ट कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इंटरवेंशंस करने हैं कि हमें मैनेजमेंट करना है। अब इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है, फर्स्ट वन है असिस्ट द लंग साउंड, लंग एंड ब्रीथ साउंड। लंग साउंड असिस्ट करना है, साथ के साथ हमें ब्रीथ साउंड को असिस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, वीजिंग आ रही है या क्रेकल्स आ रहे हैं, ये चीज़ें हमें देखने को पे सबसे पहले ये चीज़ें नोटिस करनी है। नेक्स्ट वन हमें देखना है चेंज द पोजीशन ऑफ क्लाइंट इन एवरी 1 to 2 आवर्स। क्या उसके बाद हमें क्या करना है, क्लाइंट की पोजीशन है उसको चेंज करना है, ठीक है। पोजीशन क्यों चेंज करनी है, ताकि जो सिक्रेशंस है वो एक जगह एक्यूमुलेट ना हो, वो मूवमेंट करते रहेंगे तो हो सकता है कपिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर हम पेशेंट को करवाते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी अगर हम पेशेंट को देते हैं तो वो क्या होंगे, स्टक नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ पे जमा नहीं होंगे तो क्या होगा, उनके बाहर निकलने के चांसेज है। तो हमें फ्रिक्वेंटली क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन है उसको चेंज करना है। नेक्स्ट वन है एनकरेज द क्लाइंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग एक्सरसाइजेज। हमने प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर हमने देखा था कि हम पेशेंट को डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट कर रहे थे, वो एजुकेशन हमारे यहाँ काम आती है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर हम क्लाइंट को एजुकेट करते हैं, उसको बताते हैं कि आपको पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर जो डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज है वो कंटिन्यूसली करनी है, ठीक है। अगर वो कंटिन्यूसली करेगा तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ही नहीं होंगे, मतलब निमोनिया और एटिलेक्टेसिस पोस्ट ऑपरेटिव में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मान लीजिए इन केस निमोनिया हो गया, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को फिर भी हमें डीप ब्रीथिंग और कपिंग के लिए प्रमोट करना है, एनकरेज करना है, ताकि जो म्यूकस का जो सिक्रेशन है, जो इन्फेक्टियस प्रोडक्ट्स जो लंग्स में भरे हुए हैं वो क्या हो सके, एक्सप्लीट आउट, एक्सपेक्टोरेट हो सके। नेक्स्ट वन है प्रमोट द यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज दिखाया गया है। तो हमें क्या करना है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्रीज का यूज करवाना है पेशेंट को। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के बारे में हमने प्री ऑपरेटिव फेज में एजुकेट किया था, ठीक है, कि हमने क्या किया था, पेशेंट को बोला था कि आप जो माउथ पीस है उसके चारों तरफ अपने माउथ को टाइटली उसको कवर कर लीजिए, उसके बाद नाक से डीप ब्रीथिंग करके मुंह से छोड़ दीजिएगा। होल्ड करना है 3 सेकंड के लिए, ब्रीथ को होल्ड करना है, उसके बाद हमें मुंह से प्रेस्ड लिप के रूप में जो एक्सहेलेशन करना है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चुरल ड्रेनेज एज प्रेस्क्राइब। उसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्चुरल ड्रेनेज दोनों जैसा प्रेस्क्राइब है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है। पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है, साथ के साथ पोस्चुरल ड्रेनेज अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया तो उसके बाद ही हम पेशेंट को ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वन है इंक्रीज द फ्लूइड इंटेक एंड अर्ली एम्बुलेशन। अगर पेशेंट अगर डिहाइड्रेट रहेगा तो जो म्यूकस का प्रोडक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है तो वो क्या होगा, काफ़ी ठीक होगा, और ठीक होने की वजह से वो वहीं पे स्टक होके रहेगा। अगर आप पेशेंट को हाइड्रेटेड रखोगे, पेशेंट के अंदर फ्लूइड इंटेक वो बढ़िया से रखोगे, अच्छे से मेंटेन रखोगे फ्लूइड वॉल्यूम को, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो जो म्यूकस है वो इतना जल्दी स्टक नहीं होगा, और पेशेंट अगर डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा, वो म्यूकस है वो क्या हो जाएगा, एक्सपील आउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अर्ली एम्बुलेशन। तो अर्ली एम्बुलेशन का मतलब हमें पेशेंट को बोलना है नॉर्मली चलना फिरना स्टार्ट कीजिए, ताकि जो बॉडी के मूवमेंट्स है वो रिस्टोर हो, वापस से आना शुरू हो। साथ के साथ अगर आप चलोगे तो क्या होगा, अपने आप डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइजेज अपने आप परफॉर्म हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यूज सक्शन टू क्लियर द सिक्रेशन। हमें क्या करना है, मान लीजिए अगर पेशेंट को सिक्रेशंस आ रहे हैं, पेशेंट एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है, कपिंग के थ्रू उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हमें सक्शन का यूज करना है और पेशेंट के एयरवे को क्या करना है, क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट हमारी क्लास है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, हाइपोक्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया में देखिए हाइपोक्सीमिया क्या होती है, एन इनएडिक्वेट और डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन आर्टीरियल ब्लड। इसमें यह बताया गया है कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाना या इनएडिक्वेट हो जाना। इनएडिक्वेट मतलब जो जितनी बॉडी की डिमांड है उससे कम हो जाना, ठीक है, उस कंडीशन को भी हम बोल देंगे हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, मिया का मतलब यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, जो प्रीफिक्स लगा हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि मिया का मतलब है वो क्या कर रहा है, वो इंडिकेट करता है ब्लड को, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है या ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि आर्टीरियल ब्लड के अंदर नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या नॉर्मल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो कितना होता है। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट। नेक्स्ट वन है इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड द हाइपोक्सीमिया कैन बी ड्यू टू shallow breathing,
फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया और मेडिकेशन। अब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर शैलो ब्रीथिंग होगी। शैलो ब्रीथिंग क्यों होगी? मैंने एक प्रीवियस क्लासेज में हमने बताया था कि जैसे ही पेशेंट इंट्रा ऑपरेटिव फेज से पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आता है, जहाँ से कौन सी फेज शुरू होती है? पोस्ट ऑपरेटिव फेज शुरू हो जाती है। ठीक है, जब पेशेंट पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आया है तो पेशेंट क्या होता है? लेथार्जिक होता है। पेशेंट लेथार्जिक होता है। लेथार्जिक का मतलब है कि पेशेंट सांस नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि उसके अंदर जो एनेस्थीसिया के इंडक्शन के दौरान जो मेडिकेशन दी गई थी उनका इफेक्ट है वो पूरी तरह से नहीं हटा है, और पूरी तरह से नहीं हटने की वजह से क्या है, पेशेंट है वो शैलो ब्रीथिंग करता है। मतलब पेशेंट है वो ब्रीथिंग कम करता है, ताकि पेशेंट है वो पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, और पेशेंट कॉन्शियस नहीं होगा तो क्या होगा? पेशेंट शैलो ब्रीथिंग करेगा, धीरे ब्रीथिंग कर रहा है। ठीक है, और धीरे ब्रीथिंग करेगा तो ऑक्सीजन है वो पूरी इनहेल, पूरी जो जितनी डिमांड है बॉडी की उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? जो आर्टीरियल ब्लड है उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो जाती है। एनेस्थीसिया मेडिकेशन मैंने कल ही बताया था कि एनेस्थीसिया मेडिकेशन क्या करती हैं। एनेस्थीसिया का कॉम्बिनेशन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बन रहा है। पहला, मसल्स रिलैक्सेंट। अगर आप मसल्स रिलैक्स कर रहे हो तो इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्रामेटिक मसल्स है उनके अंदर भी एनेस्थीसिया एनेस्थेटाइज हो गई। अब वो एनेस्थेटाइज होगी तो डेफिनेटली है कि रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर रही हैं, तो पेशेंट है वो, पेशेंट के लंग्स है वो एक्सपेंशन और रिकॉइल का जो फंक्शन होता है उनका वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। साथ के साथ एनेस्थीसिया में क्या होता है? सेडेशन। पेशेंट को नींद आ जाती है। सेडेशन कहाँ से आया? पेशेंट के सीएनएस को क्या कर दिया गया है? सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, एनेस्थीसिया मेडिसिन ने क्या किया? सीएनएस को सप्रेस कर दिया। अब सीएनएस के अंदर क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर। हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को कौन सी गैस है जो स्टिमुलेट करती है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो भी एनेस्थीसिया की मेडिसिन से उनकी वजह से क्या हो गया? सप्रेस हो गया। तो मसल्स रिलैक्सेंट हो गया, फिर सेडेशन से वो कर दिया, क्या बोलते हैं, सीएनएस को सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है? पेन आता है, एनाल्जेसिया। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को, मसल्स रिलैक्सेंट, सेडेशन और एनाल्जेसिया, इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला गया था? एनेस्थीसिया बोला गया था। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? सीएनएस सप्रेस, वैसे रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मसल्स रिलैक्स नहीं होंगी तो जो लंग्स है उनका एक्सपेंशन और रिकॉइल है वो सप्रेस हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली है कि हमें क्या होगा? हमें हाइपोक्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब इस कंडीशन को असिस्ट कैसे करेंगे? हम असिस्मेंट कैसे करेंगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि ये कंडीशन है? नेक्स्ट वन देखिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अब जैसे मान लीजिए पेशेंट के अंदर हाइपोक्सीमिया हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट वन है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का मतलब है जैसे ही सीएनएस के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई नहीं होगी, तो पेशेंट क्या होगा? रेस्टलेस होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट को नींद आने लग जाएगी, पेशेंट को बेहोशी सी आने लग जाती है। नेक्स्ट वन है डिस्निया। पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में देखने के लिए मिलेगी। डायफोरेसिस का मतलब है एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। टेकिकार्डिया है वो कंपनसेट करने के लिए होगा कि टेकिकार्डिया जल्दी हार्ट रेट बढ़ेगी तो क्या होगा? सीएनएस के अंदर जो ब्लड है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड की सप्लाई क्यों बढ़ी है? ताकि ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर सके। नेक्स्ट वन है हाइपरटेंशन है। ठीक है, हाइपरटेंशन बीपी अपने आप बढ़ेगा। अपने आप क्यों बढ़ेगा? वेजोवेगल इफेक्ट की वजह से क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। नेक्स्ट वन है, मान लीजिए ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको साइनोसिस देखने को मिलेगा, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो हाइपोक्सीमिया को इंडिकेट करने। एज ए नर्सिंग ऑफिसर और एज ए नर्स हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे ही इन सब चीज़ इनमें से कोई सा भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या कोई सा भी साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट। अब कौन सी ऐसी इंटरवेंशन है जो हाइपोक्सीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट वन है मॉनिटर द साइन ऑफ हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया के साइन को क्या करना है? हमें मॉनिटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है नोटिफाई द। जैसे ही आपने देखा कि पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस मिल रही है, हाइपोटेंशन है, टेकिकार्डिया हो रखा है, डायफोरेसिस है पेशेंट के अंदर, तो हमें क्या करना है? हमें पता लग गया कि किसके साइन एंड सिम्टम्स है। ये साइन एंड सिम्टम्स है हाइपोक्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स है। अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? जैसे ही हमें पता लगा हम तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या कर देंगे? नोटिफाई कर देंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करेंगे? नोटिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है? मॉनिटर द लंग साउंड एंड पल्स ऑक्सीमेट्री। उसके बाद हमें पल्स चेक करनी है। ठीक है, पल्स में हमें क्या मिलेगा? टेकिकार्डिया मिलेगा। ठीक है, लंग साउंड चेक करने, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है, हाइपोक्सीमिया है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट के लंग साउंड को चेक करेंगे। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। अब इस हाइपोक्सीमिया की कंडीशन के अंदर हमें क्या है? ऑक्सीजन एडमिनिस्टर
करनी है ताकि पेशेंट की जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी हो सके और आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो अच्छे से मेंटेन हो सके। नेक्स्ट वन है एनकरेज द क्लाइंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग एक्सरसाइजेस। डेफिनेटली हमें पेशेंट को और डीप ब्रीथिंग करेगा तो डेफिनेटली वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इनहेल करेगा जहाँ से ऑक्सीजन की उसकी सप्लाई कंप्लीट होगी, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो कंप्लीट होगी। कपिंग एक्सरसाइजेस करेगा। नेक्स्ट वन है यूज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के यूज के बारे में बताना है ताकि पेशेंट के लंग्स है वो स्ट्रेंथन हो, साथ के साथ जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कंप्लीट हो। नेक्स्ट वन है चेंज द पोजीशन एवरी 1 to 2 आवर ताकि अगर कोई म्यूकस सिक्रेशंस है, ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन, तो उस कंडीशन के अंदर क्या नहीं होंगे, वो स्टक नहीं होंगे और वो क्या नहीं होंगे, स्टक नहीं होंगे तो वो क्या नहीं करेंगे, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। ये था हमारा हाइपोक्सीमिया। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट वन आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है जो मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है और काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो अब आइए हम देखते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या है? एंड एम्बोलिज्म ब्लॉकिंग द पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसरप्टिंग द ब्लड फ्लो टू द लंग्स, वन और मोर लोब ऑफ द लंग। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है? कोई भी एम्बोलाई होता है, ठीक है, हो सकता है वो थ्रोम्बस हो सकता है वो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है वो फेट एम्बोलिज्म हो, XYZ कोई भी एम्बोलिज्म होगा। वो एम्बोलिज्म क्या करेगा? लंग्स का जो ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने की वजह से क्या होगा, जो लंग्स है उसकी ब्लड सप्लाई है वो हैम्पर हो जाएगी, ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखिए क्या होता है, दोबारा से देखिएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो भी एम्बोलाई होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाकर के ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉकेज ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो लंग्स है उसकी ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है, लंग्स को ब्लड सप्लाई नहीं होती, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट वन है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलते हैं? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखिए सडन डिस्निया, अचानक से पेशेंट की जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अचानक से देखिएगा, अचानक से जो भी क्लोट है वो क्लोट क्या करेगा? पल्मोनरी आर्टरीज को जाकर के ब्लॉक करेगा, पल्मोनरी आर्टरीज को जाके ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप जहाँ पे कर्सर है वहाँ देख रहे हो, पल्मोनरी आर्टरीज को जाके ब्लॉक कर रहा है, तो ब्लॉक करेगा तो क्या होगा? अचानक से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन है साइनोसिस, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लॉकेज हो गया, ब्लड नहीं जा रहा, डेफिनेटली वहाँ पे CO2 का जो कंसंट्रेशन है आर्टीरियल ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को साइनोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट वन है सडन शार्प चेस्ट पेन एंड अपर एब्डोमिनल पेन, पेशेंट को चेस्ट शार्प, बहुत ही तेज तीखा, ठीक है, नाइफ लाइक पेन फील होगा। कहाँ होगा? चेस्ट के अंदर, क्योंकि जो एम्बोलिज्म था उसने क्या किया? लंग्स की जो आर्टरीज है उनको ब्लॉकेज कर दिया। नेक्स्ट वन है टेकीकार्डिया और हाइपोटेंशन। टेकीकार्डिया और हाइपोटेंशन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन के अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है, पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है, और ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर। तो हमें पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर क्लोजली मॉनिटर करना है, किस लिए? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। मोस्ट कॉमनली पल्मोनरी एम्बोलिज्म या जो एम्बोलिज्म के कॉज होते हैं वो क्या होते हैं? लेग सर्जरीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज की सर्जरी हो रही हो या फिर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हो रही हो, उस कंडीशन के अंदर हमें मोस्टली ये देखने को मिलते हैं। और हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। तो कोई गायनिकोलॉजिकल सर्जरीज हो रही है, उनके अंदर भी हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट की। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो चुका है तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है तो फर्स्ट वन है, देखेंगे हमें क्या करना है। इमीडिएटली नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज एन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट रिक्वायर इमरजेंसी एक्शन। हमें क्या करना है? अपने आप से कुछ भी नहीं करना है, एज ए नर्स हमें कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट वन सबसे पहले इमीडिएटली हमारा क्या काम है? हमें सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक पेशेंट है, ऐसे ऐसे करके पेशेंट है, ऐसे ऐसे करके उसका ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, XYZ जो भी सर्जरी हुई है, उसके बाद पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर है, सडन अचानक से पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगी, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, और पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये किस चीज़ के साइन एंड सिम्टम्स है? ये सारे साइन एंड सिम्टम्स किसके? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। मान लीजिए अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, एक नर्स की सब फर्स्ट वन प्रायोरिटी क्या रहेगी?
3-4 काम दिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे जो सारे वर्क जो एज ए परफॉर्मेंस के लिए दिए गए हैं वो सारे काम दिए जाएंगे, ठीक है। और पूछा जाएगा फर्स्ट वन कौन सा करना है, मतलब प्रायोरिटी पूछी जाएगी हमारे से एज ए नर्सिंग ऑफिसर। हमसे क्या पूछा जाएगा, प्रायोरिटी पूछी जाएगी। तो हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि हमें सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है, क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसके अंदर इमरजेंसी एक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कोई इमरजेंसी मेडिकेशन हो सकता है कोई इमरजेंसी सर्जरी का प्लान हो। तो इस कंडीशन के अंदर नर्स अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। नेक्स्ट वन क्या करना है, जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं आ रहे तब तक हमें क्या करना है, मॉनिटर द वाइटल साइन कंटिन्यूसली। हमें वाइटल साइंस कंटिन्यूसली क्लोजली मॉनिटर करना है कि कोई भी वाइटल साइन है उसके अंदर कोई भी डेविएशन तो नहीं है, कोई डिप्लीटेशन तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वन है, पेशेंट की ब्रीथिंग डिफिकल्टी को रिलीव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। और कोई जो मेडिकेशन जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा जो बताई गई है, ऑर्डर की गई है, वो सारी मेडिकेशन हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। आई होप मेरे द्वारा आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ क्लास की इफेक्टिवनेस के बारे में और आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टडी करना चाहते हैं उसके बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी क्लासें आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।